एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम हमारी क्लास 12th का जो पूरा सिलेबस है उसकी लास्ट यूनिट करने वाले हैं, जो कि है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में 3 चैप्टर्स आते हैं। जो पहला है वो है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड इकोसिस्टम एंड थर्ड जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये पूरी यूनिट जो है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो और हो जाएगा इसमें आपका काम। अब जो इकोलॉजी है उससे हर साल 14 मार्क्स बनते हैं, इसीलिए आपको ये यूनिट पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट्स करवाऊंगी, फिर लॉन्ग और फिर वेरी शॉर्ट लास्ट पे करेंगे। जो पहला है क्वेश्चन वो आता है हमारा, व्हाट इज़ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि जो गॉस साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल दिया था वो क्या था, आप एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने बताया था, इट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैनॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनिटली, द कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड। यानी कि जो गॉस थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई 2 स्पीसीज़ हैं और अगर वो लोग सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं, विच मीन जैसे कि एक आप ऐसा समझो, एक गवर्नमेंट सीट है और उसके लिए 2 बच्चे compete कर रहे हैं, यानी कि 2 बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सिलेक्शन तो एक का ही होगा ना। अब जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, और जो वीक वाला रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से गॉस ने बताया था कि अगर 2 क्लोज रिलेटेड स्पीसीज़ हैं, अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हैं, तो उनमें से जो डोमिनेंट होगा वही जो है खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और इन्फीरियर वाला इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो ये तो हमारा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमारा होता है, डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हाइबरनेशन जानेंगे। जो हाइबरनेशन होता है उसे हम विंटर स्लीप्स भी बोलते हैं, जो कि पोलार बेयर, जैसे कि अब हम लोग को पता है आर्कटिक रीजन में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब पोलार बेयर क्या करते हैं, ज़्यादा ठंडी से खुद की एनर्जी सेव करने के लिए वो हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं। वही जो एस्टिवेशन रहता है उसे हम समर स्लीप बोलते हैं। जैसे कि स्नेल्स जो होती हैं और फिश जो होती हैं वो खुद को गर्मी से बचाने के लिए क्या करती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती, एस्टिवेशन में चली जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप को बोलेंगे, एस्टिवेशन समर स्लीप को बोलेंगे। अब जो थर्ड है हमारा वो है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है, डिस्क्राइब द एडाप्टेशन ऑफ ज़ेरोट्रॉफिक, यानी कि जो डेजर्ट प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं खुद के फिजियोलॉजी में, या फिर हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी में, कि वो जो पानी का लॉस है उससे बचा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है डेजर्ट रीजन में तो जो है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ के प्लांट ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो पानी को वेस्ट होने से बचाते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस। हमें पता है कि लीफ सरफेस रहती है, जैसे समझ लीजिए ये एक लीफ सरफेस है। अब इसकी जो आउटर कवरिंग रहती है ना उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। अब जो थिक क्यूटिकल कर लेते हैं जिस कारण से जो ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस में वाटर लॉस बहुत कम होता है। जो सेकंड है, स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स सनकन स्टोमेटा टू मैक्सिमाइज ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो स्टोमेटा रहते हैं वो काफ़ी नीचे प्रेजेंट रहते हैं, यानी काफ़ी डीप में प्रेजेंट रहते हैं लीफ के। और जो थर्ड है वो लीफ रिड्यूस टू स्पाइन, जैसे कि ओपनशिया वेयर द स्टम बिकम फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो लीफ है वो खुद को स्पाइंस यानी कि कांटे में कन्वर्ट कर लेती है, जैसे कि हमें कैक्टस के बारे में पता है। और जो स्टेम रहती है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो ये हो गए हमारे थर्ड क्वेश्चन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है, एन इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज प्लस प्लस, मीन्स एक ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे दोनों स्पीसीज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस हो, यानी कि दोनों को फ़ायदा हो, उसे हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है लाइकन का एग्जांपल देके, कि जिसमें एक फंगस रहता है और एक एल्गी रहती है। फंगस क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है वो बढ़ाता है, और जो एल्गी रहती है हमारी वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करती है हमारे फंगस को। जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो है हमारा, द फिग ट्री प्रोवाइड अ site for the wasp to lay egg and food for its larva while the wasp help in pollinating the fig inflorescence। यानी कि एक फ्रूट रहता है, ऐसे समझो, जहाँ पे एक जो रहता है इंसेक्ट रहता है और एक फ्रूट खुद रहता है, एक फ्लावर। तो जो यहाँ पे फिग दिया है वो पेड़ है जिसमें फ्रूट्स लगेंगे, और जो वास्प है वो एक इंसेक्ट है। तो ये वास्प जो है वो फिग
मतलब जो फिग का पेड़ रहेगा उसका फ्लावर उसमें अपने एग लेकर देता है, यानी कि अपने अंडे दे देता है, जिससे कि जो वास्प के लार्वे है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, और वास्प जो है पॉलिनेशन का काम करता है उसके लिए। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज़ फ़ायदे में रहती हैं। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो हमारा, अब हम समझेंगे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है वो तब होती है जब एक व्यक्ति के पास रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हो, तो उसमें हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं। जैसे कि ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें जो जे शेप का जो कर्व दिख रहा है, ये यहाँ से लाइन खींचे तो ये जे शेप का वो है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, कंज्यूम करते जाएगा टाइम के साथ। और जो लॉजिस्टिक रहती है उसमें समझ में आ रहा है कि लॉजिक यूज़ होगा। अब लॉजिक जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेस रहेगा कि वो एक लिमिट से compete करेंगे लोग खाने के लिए, और मतलब इतना अनलिमिटेड नहीं है कि वो वेस्ट ही करेंगे। तो इसमें जो है एस शेप का कर्व आता है, ये आपको दिख रहा होगा एस शेप ब्लू से। तो ये जो है एस शेप का कर्व आता है। इसमें एक टाइम तक तो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है। तो ये है हमारा लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग आंसर पर। तो ये लॉन्ग आंसर है, इसमें मीन्स मैंने आपको पूरा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो समझा दूंगी मैं इसमें, तो आप लोगों को ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मैंने स्पीसीज़ ए लिखी है, स्पीसीज़ बी, और यहाँ पे उसका इंटरेक्शन है। जैसे कि अगर दोनों स्पीसीज़ पॉजिटिव में है तो उसे हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। उसके बाद अगर दोनों स्पीसीज़ नेगेटिव में जा रही तो कंपटीशन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में तो प्रिडेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में तो पैरासिटिज्म, और एक पॉजिटिव एक अनअफेक्टेड यानी कि ज़ीरो तो कमेंसलिज्म, और एक नेगेटिव एक अनअफेक्टेड अमेंसलिज्म। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम म्यूचुअलिज्म का बात करते हैं, पॉजिटिव यानी कि जो दोनों स्पीसीज़ रहेंगी वो फ़ायदे में रहेंगी। इसका एग्जांपल लाइकन हो गया और ऑर्चिड हो गया। अब जो सेकंड है वो है हमारा कंपटीशन, जहाँ पे दोनों स्पीसीज़ नेगेटिव में रहेंगी। इसमें जो रहता है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है। एग्जाम्पल में समझेंगे हम, जैसे कि ये रेसिडेंट फिश है, ये एक लेक है, इसमें ये फिशेस रहती हैं, लेकिन माइग्रेट करके ये जो फ्लामिंगो है वो यहाँ पे आ गया। अब फ्लामिंगो और रेसिडेंट फिशेस, यहाँ पे जो जू प्लैंकटॉन्स हैं उनके लिए एक दूसरे से compete करेंगी, एक तो इसकी खुद की इंडिविजुअल और एक फ्लामिंगो। तो यहाँ पे तो लिमिटेड रिसोर्सेस रहेगा, तो फ्लामिंगो चाहेगी कि वो भी इसे खा ले, और रेसिडेंट फिश भी इन्हें खाने का सोचेगी। तो ये हो गया हमारा कंपटीशन। जो थर्ड है वो है हमारा पैरासिटिज्म में हम एक्टोपैरासिटिज्म बात करेंगे, जहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को समझेंगे। जैसे कि कस्कुटा, जो अमर बेल आपने सुना होगा, पेड़ों पे येलो कलर की एक बेला चढ़ जाती है, उसे ही कस्कुटा बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारा लाइस ऑन ह्यूमन, जो ह्यूमंस में सर में जुएँ हो जाते हैं, वो लाइस ऑन ह्यूमंस। तो ये पैरासिटिज्म है, जहाँ पे हम जो रहते हैं हमें तो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और जो हमारे लाइस यानी जो जुए रहते हैं हमारे सर में उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। वैसे ही प्रेडेशन होता है, जैसे कि पिकली पेयर, और यहाँ पे कैक्टस का एग्जाम्पल दिया है। जो पिकली पेयर कैक्टस, समझ लो एक कैक्टस था ऑस्ट्रिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस था। अब वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, फिर क्योंकि वहाँ पे उसका प्रेडेटर नहीं था, यानी कि जो उसकी स्पीसीज़ को कंट्रोल कर सके, फिर वहाँ पे मौत जो है एक प्लांट बोल सकते हैं वो वहाँ पे आ गया। मौत ने क्या किया, पिकली पेयर की जो पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल कर लिया। तो ये प्रेडेशन हो जाता है, जहाँ पे एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है। अब जो थर्ड है वो फोर्थ है हमारा, वो है कमेंसलिज्म। हमने देखा था इसमें जो रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा एक ज़ीरो, यानी कि एक अनअफेक्टेड रहेगा। विच मीन अगर इसका एग्जाम्पल है द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा खेत वगैरह में अगर गाय चरती हैं तो उनके पीछे पीछे कुछ वर्ड्स वगैरह फिरते रहते हैं। जैसे ही मतलब जैसे ये गाय है, यहाँ पे सॉइल में वो लोग चल रही है, तो ये उनके पाँव उठाते हैं तो जो सॉइल में दबे इंसेक्ट रहते हैं वो बाहर आ जाते। फिर जो हमारी वर्ड रहती है
वो उसे उठा के खा जाती है। तो ये हो गया ना कि कैटल तो अपना काम कर रही है यानी कि वो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो उसके पीछे एग्रेट है यानी कि जो पक्षियाँ हैं, जो वर्ड है, उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो बेनिफिट में है। तो ये हो गया हमारा कमेंसलिज्म। अब जो फिफ्थ है वो है हमारा अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में ऐसा समझो, इसमें एक तो जो रहता है नेगेटिव में रहता है और दूसरे को पता ही नहीं चलता है कि उसने दूसरी स्पीसीज़ को हार्म किया। जैसे कि एलिफेंट एंड स्मॉल बोरोइंग एनिमल। जब एक हाथी चलता है, और आपने सुना होगा हाथी चलता है बहुत सारी चींटी मर जाती हैं। अब हाथी को थोड़ी ना पता रहता है कि चींटी मरी है। वैसे ही अगर कुछ एनिमल्स ज़मीन में गड्ढे खोद के रहते, रैबिट वगैरह, अगर हाथी उस ज़मीन पे से चलेगा तो उनके गड्ढे, मतलब जो उनका घर रहेगा वो तो दब जाता है और कुछ एनिमल्स मर भी जाते हैं। तो हाथी को तो पता ही नहीं चला कि उसने मार दिया, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ है उसको तो नुकसान हो गया ना। तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, इसी को हम अमेंसलिज्म बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी से अब वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के फॉर्म में आंसर बन जाते हैं। जैसे कि डिफाइन करो अमेंसलिज्म विथ एग्जाम्पल ये। फिर ये जो है ये सेकंड मैं आपको समझाऊंगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ नहीं होता, कितनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, इसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अब इमिग्रेशन यानी कि कोई नई पॉपुलेशन आ जाना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब इसमें कोई नई पॉपुलेशन आ जाएगी, पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है। ई माइग्रेशन यानी कि कुछ लोग यहाँ से उठ के दूसरी जगह चले गए, यानी कि ये इंडिया है, अगर कुछ लोग इंडिया से उठ के यूएसए चले गए तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन तो घट जाएगी ना। वैसे ही नेटेलिटी जो रहता है उसे हम बर्थ रेट बोलते हैं, यानी कि कितने लोग का बर्थ हुआ, अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। वही मोर्टेलिटी यानी कि कितने लोगों की डेथ हो गई एक पर्टिकुलर टाइम में, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव इफेक्ट शो करे, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी इंडिया की। तो यही होता है पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी का चार्ट। अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये वाला फ्लो चार्ट ज़रूर बना के आना, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो ये हो गए हमारे लॉन्ग, शॉर्ट, और अब हम लोग चलते हैं हमारे वेरी शॉर्ट पे। जो वेरी शॉर्ट रहते हैं वो वन लाइनर रहते हैं, इसीलिए मैं इनको लास्ट में करवाती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। की पैरासिटिज्म हमने देख लिया, एक नेगेटिव एक मतलब हाँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। वैसे ही अ टाइप ऑफ पैरासिटिज्म वेयर द पैरासाइट वर्ड, इसमें जो रहता है एक वर्ड रहती है जिसको हम कुकू बोलते हैं। वो क्या करती है, अपने जो अंडे रहते हैं ना वो उसके होस्ट यानी कि जो क्रो का नेस्ट रहता है, क्रो का घोंसला, उसमें वो अपने अंडे रख देती है। फिर जो क्रो रहता है, जो क्रो रहेगा, जो होस्ट रहेगा, वो उसके अंडों को खुद के अंडों की तरह पालता है। तो ये हो गया हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म। अब जो सेकंड है वो है हमारा डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहती है। हमने देखा अभी कैसे बढ़ती है कैसे कम होती है। तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक जगह पे कितने लोग रहते हैं, उसी को हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। अब नए लोग आएंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, अगर लोग वहाँ से जाएंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। अब जो थर्ड है वो है हमारा व्हाट इज़ एलेंस रूल। ये आपको याद रखना है कि एलेंस रूल क्या है। It is stated that mammals from colder climate generally have shorter air and limb to maximize heat loss. सिंपल है, इसमें हमें ये बताया कि जो ठंडी जगहों पे एनिमल्स रहते हैं उनके जो हाथ पैर और कान रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। अब क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को हीट जो है वो बचाना रहता है, तो ज़्यादा हीट लॉस ना हो, इसीलिए वहाँ के रीजन के जो एनिमल्स रहते हैं उनके एयर और लिम्ब जो है वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि जो कोल्डर रीजन में रहते हैं उनके जनरली शॉर्ट एयर या लिम्ब्स क्यों रहते हैं। तो आपको याद रखना है आंसर मिनिमाइज हीट लॉस, कम करने के लिए, जो हीट लॉस हो वो कम से कम हो, इसीलिए उनके जो है कान या हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर ये है कि वाई डू कैटल अवॉइड ब्राउजिंग ऑन कैटास्ट्रॉफिक प्लांट। एक जो प्लांट रहता है कैटास्ट्रॉफिक, उस पर जो कैटल लोग हैं वो उसे खाते क्यों नहीं, उसे चढ़ते क्यों नहीं है। तो बिकॉज कैटास्ट्रॉफिक प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दैट मेक द हर्बीवोर सिक और इवन किल। तो ऐसा समझो कि वो प्लांट जो है कुछ पॉइजनस सब्सटेंस निकालता है जिस कारण से जो कैटल है उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर वो बीमार हो सकता है। इसीलिए जो कैटल्स है वो कैलेस्ट्रॉपिक प्लांट को खाने से बचते हैं। अब जो फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाई डज द कंगारू रैट सर्वाइव इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कि जो कंगारू रैट रहती है, एक एनिमल रहता है रैट, बिल्कुल कंगारू जैसा छोटा सा एनिमल रहता है, तो वो डेजर्ट रीजन में कैसे खुद को बचा लेती है बिना पानी पिए। तो इस पर जो है दो इसके
पॉइंट्स हैं कि एक तो उसका इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन वेयर वाटर इज़ अ बाय प्रोडक्ट। एक इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन यानी कि जो वो उसकी बॉडी में जो फैट का ऑक्सीडेशन कर लेती है, जिससे कि जो वाटर है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में उसकी बॉडी से निकल जाता है। और जो एबिलिटी टू कंसनट्रेटेड यूरिन टू अ मिनिमल वॉल्यूम टू कंजर्व वाटर। इसमें सिंपल समझो कि जब हम लोग भी, एक ह्यूमन भी अगर बहुत टाइम तक पानी नहीं पीता है तो उसकी यूरिन बहुत ज़्यादा येलोइश और कंसनट्रेटेड आती है। वैसे ही ये क्या करती है, कंगारू रैट खुद की जो यूरिन रहती है उसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बना लेती है, उसमें वाटर की जो क्वांटिटी रहती है वो बहुत कम कर लेती है और बाकी आयंस वगैरह और जो यूरिया रहता है उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेती है, जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन निकलती है। तो जो वाटर फिल्ट्रेशन के टाइम पे रीअब्जॉर्ब होता है वो वापस उसकी बॉडी में काम में यूज़ आ जाता है। तो यही जो 2 पॉइंट हो गए, एक तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन और दूसरा यूरिन कंसंट्रेशन कर लेती है। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर जो कि था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो है इकोसिस्टम, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और हमारा पूरा क्लास 12th का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।